देखो चलो स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो जैसे अपन लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था ब्रांच, उसी का एक छोटा मोटा। अब डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली, व्हाट डू यू डिपार्टमेंट बताओ। मैं आपको ना डिपार्टमेंट ऐसे समझाता हूँ, जैसे ब्रांच में तो क्या होता था, दो एंटिटी अलग अलग लोकेशन पे लोकेटेड होती थी। डिपार्टमेंट मतलब क्या हो, जैसे मान लो बिग बाजार है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग बिजनेस होते हैं, वो कहलाता है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ठीक है ना। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट एक बार देखो, हम लोग पढ़ते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक तो होते हैं डिपेंडेंट, एक होते हैं इंडिपेंडेंट। एक तो डिपार्टमेंट डिपेंडेंट डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है, ऐसे डिपार्टमेंट जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें चार डिपार्टमेंट है, ए बी सी और डी। ये मान लो बिग बाजार है जिसमें चार डिपार्टमेंट है, ए बी सी डी। अब अगर मैं कहता हूं डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये आपस में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर करते रहते हैं। कुछ सामान इधर से उधर जाता है, कुछ सामान उधर से इधर आता है। और एक होता है इंडिपेंडेंट, जो अपने इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, जिनका ट्रांसफर नेग्लिजिबल होता है। जिनका ट्रांसफर क्या होते हैं, नेग्लिजिबल ट्रांसफर होते हैं, वो होते हैं इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। गेटिंग माय पॉइंट, जो आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करते हैं। अब डिपार्टमेंट के अंदर जो चैलेंज होता है वो होता है डिपार्टमेंट का, जैसे आज मान लो मैंने ऐसा बोला कि ये चार डिपार्टमेंट है, ए बी सी और डी। अब इन चारों डिपार्टमेंट का मेरे को मान लो क्या निकालना है, प्रॉफिट। सबसे पहले मान लो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चारों डिपार्टमेंट का निकालना है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालने कैसे, जैसे मान लो डिपार्टमेंट ए है, अब डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट निकालना है, बी है बी का प्रॉफिट निकालना है, सी है सी का निकालना है, डी है डी का निकालना है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ खर्चा ऐसा होता है जो कॉमन होता है, जैसे रेंट है। अब रेंट ऐसा तो नहीं होगा, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में चार डिपार्टमेंट है तो अलग अलग डिपार्टमेंट का रेंट अलग होगा। आज मान लो मैंने कहा बिग बाजार हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, उनने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट खोले, बट रेंट तो शॉपर स्टॉप एज अ होल जाता है ना। अब उनने इंटरनल बाइफर्केशन कर रखा है। अब मेरे को इस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकालना है, इसका प्रॉफिट निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो यहां कंसेप्ट आता है जो अपन ने कॉस्टिंग पढ़ा था, अलोकेशन अपोर्शनमेंट वाला। कुछ खर्चे तो ऐसे जो डायरेक्ट आइडेंटिफाइबल है, और कुछ खर्चे ऐसे जो कॉमन है। कॉमन होंगे तो एक रीजनेबल बेस में बांटना पड़ेगा हम सबको। गेटिंग माय पॉइंट। अब रीजनेबल बेस क्या हो सकता है, जैसे मान लो मैंने कहा रेंट है तो एरिया हो सकता है, मैंने कहा लाइट है तो इलेक्ट्रिक पॉइंट हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो देयर आर सर्टेन एक्सपेंस विच हैज टू डिवाइडेड ऑन अ पर्टिकुलर बेस। कैरेज इनवर्ड्स है तो परचेज के रेशियो में बांट दो, कैरेज आउटवर्ड है तो सेल्स के रेशियो में बांट दो, बैड डेब्ट्स है तो सेल्स के रेशियो में बांटो, एडवर्टाइजमेंट है तो सेल्स के रेशियो में बांटो। गेटिंग माय पॉइंट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, बेसिस ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर अमंग डिपार्टमेंट। कुछ खर्चे तो ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली इनकर्ड होते हैं, इसको अपन लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, इसको कहते हैं अलोकेट करना। वो खर्चे डायरेक्ट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, अलोकेशन। और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कॉमन होते हैं, इसको क्या करते हैं अपन लोग जनरली, अपोर्शन। इसको क्या करते हैं, अपोर्शन। इंटर डिपार्टमेंट जाता है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर या तो किस पे हो सकता है, कॉस्ट। अब कॉस्ट मतलब 10 रुपए की चीज है, अपन ने ट्रांसफर भी कितने पे कर दी, 10 रुपए ट्रांसफर कर दी। तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर मान लो जनरली किस पे किया, कॉस्ट पे। तो अगर कॉस्ट ग्रेटर देन मार्केट प्राइस है तो कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो या तो कॉस्ट पे करे, या कॉस्ट ज्यादा हो मार्केट प्राइस है तो कोई प्रॉफिट होना ही नहीं डिपार्टमेंट में। मान लो डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को कुछ ट्रांसफर किया और ट्रांसफर कॉस्ट पे ही किया तो कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छा, कॉस्ट लेस देन मार्केट प्राइस हो, कॉस्ट कम हो मार्केट प्राइस ज्यादा हो, तो एलिमिनेट करना पड़ेगा अनलेस प्रॉफिट। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला, डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर सेल प्राइस पे किया, बट जब आप कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग में कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाओगे ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसके बाद कुछ स्टॉक पड़ा है जो किस पे पड़ा है, सेल पे। तो वो अगर अनसोल्ड है तो स्टॉक रिजर्व हटाना पड़ेगा अपने को, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटाना पड़ेगा इन्वेंट्री और पीएनएल दोनों से। आप समझे, वही कंसेप्ट है जो ब्रांच में नहीं पढ़ते थे अपन लोग, कि अगर एचओ ने गुड्स ट्रांसफर किए ब्रांच को और अगर वो सेलिंग प्राइस पे पड़े हैं तो प्रॉफिट हटाना पड़ेगा एचओ को, है ना, रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो देखो, इन अ बिजनेस, इफ अ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट एक्टिविटी और डिवाइडेड इनटू सेवरल डिपार्टमेंट फॉर कैरिंग ऑन सेपरेट फंक्शन,
Its management is usually interested to find out the working result of each department to ascertain the efficiency. This can be made possible only if departmental accounts are prepared. Departmental accounts are of great help and assistance to management as they provide information for controlling the business and effectively. It also helps in identifying all type of wastages, also attention drawn inadequacy and inefficiency. ये ठीक है. Advantage ये सब ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ. Methods. अब methods of departmental account, तो यहाँ पे देखो ये सब भी ठीक है, काम के नहीं. ये देखो तुम तो डायरेक्ट बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंस. अब क्या एलोकेशन का बेस होता है? कुछ खर्चे ऐसे जो इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एक्सपेंस है. आइडेंटिफाइबल मतलब उस डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई है. एग्जांपल इंश्योरेंस चार्ज जो स्टॉक हेल्ड बाय डिपार्टमेंट. मान लो डिपार्टमेंट ने कोई स्टॉक हेल्ड करेगा, उसका इंश्योरेंस कराया, तो आइडेंटिफाइबल खर्चा हुआ. कुछ एक्सपेंस है विच इज शेयर्ड बाय ऑल डिपार्टमेंट एंड विच आर केपेबल ऑफ प्रिसाइज एलोकेशन अमंग द डिपार्टमेंट ऑन सम बेसिस इन द सुटेबल सर्कमस्टेंसेस. सबसे रेंट रेट टैक्सेस क्या होगा? फ्लोर एरिया. रेंट रेट टैक्सेस का बेस क्या होगा? लाइटिंग, हीटिंग, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय ईच डिपार्टमेंट. ठीक है. सेलिंग एक्सपेंस है तो सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट. कैरेज इनवर्ड है तो परचेज. वेजेस, सैलरी, टाइम डिवोटेड, डेप्रिशिएशन, असेट का वैल्यू. अब ये जरूरी नहीं है क्या ये बेच रहे. क्वेश्चन मान लो कुछ और तो आप चेंज कर सकते हो. अब वेजेस सैलरी है तो आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी हो सकता है क्वेश्चन, तो उस हिसाब से भी जा सकता है वो. ठीक है ना. एडमिन एक्सपेंस है टाइम इक्वली बाय ऑल डिपार्टमेंट. लेबर है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय. पीएफआई ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशन है वेजेस सैलरी. पीएफआई जनरली पीएफ किस पे चलेगा? आपकी वेजेस सैलरी के हिसाब से, है ना. अब कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जो फाइनेंशियल नेचर के डिवाइड. जैसे मान लो अब डिपार्टमेंट ने कोई इंटरेस्ट पे किया, जैसे जनरल मान लो बिग बाजार है, उसने कोई लोन लिया अपने आप को सेट करने के लिए, ब्याज दिया. अब वो आइडेंटिफाइबल नहीं होगा तो वो कॉमन ट्रेडिंग कॉमन पीएनएल में चला जाएगा. तो ऐसा खर्चा देखो, देयर आर सर्टेन एक्सपेंस एंड इनकम मोस्ट ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जिनका नेचर क्या है? फाइनेंशियल, विच कैन नॉट बी अपोर्शन सुटेबल बेसिस. अब मान लो बिग बाजार ने कोई लोन लिया अपने आप को सेट करने के लिए, उसके और ब्याज पे कर रहे हो. और वो डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उस खर्चे को, तो वो कॉमन पीएनएल में चला जाएगा. Therefore, they are recognized in combined P&L. For example, interest on loan, profit on investment, sale, etc. ये सब क्या चला जाएगा? कॉमन पीएनएल के अंदर चला जाएगा. चलो समझ में आया. ये तो नॉर्मल बताया अपन ने, ऑलरेडी ओवरहेड के अंदर ही पढ़ चुके हैं अपन लोग कि कैसे अपने को डिवाइड करना है खर्चों को. नाउ अच्छा, अब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जो होता है वो किस पे होता है? कॉस्ट पे हो सकता है, मार्केट प्राइस पे हो सकता है, या कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे हो सकता है. ठीक है ना. तो अगर आपको प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट का रेशियो नहीं गिवन होगा तो निकाल करके. स्टॉक रिजर्व ठीक है. अच्छा, अब ये डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही कर देता हूं. देखो, गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय पी टू क्यू. अब डिपार्टमेंट पी ने किसको ट्रांसफर किया? एट 50% अबव कॉस्ट. मतलब इसने कॉस्ट में कितना जोड़ा? 50%. क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट क्यू का 27,000 है. अब डिपार्टमेंट क्यू में क्लोजिंग स्टॉक 27,000, बताओ किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा या सेल पे पड़ा होगा? वो सेल पे. कैलकुलेट द स्टॉक रिजर्व, बहुत आराम से निकाल सकते हैं. कैसे क्या होगा बताओ? स्टॉक रिजर्व 9,000 रुपये. 27,000 अपॉन 150 इंटू 50, तो 9,000 का स्टॉक रिजर्व होगा. कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट? तो 9,000 स्टॉक रिजर्व. इलस्ट्रेशन 2 देखो. Z Limited has डिपार्टमेंट एंड सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2001. अब 3 डिपार्टमेंट है, ए, बी और सी, और ये इन्फॉर्मेशन है. अब डिपार्टमेंट का परचेज है 6,000, 12,000, 14,400. ये यूनिट में है, ध्यान समझना, ये यूनिट है. अमाउंट गिवन है, टोटल अमाउंट है 6 लाख का. सेल गिवन है, ये गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है हमको ये, और क्लोजिंग स्टॉक इतना बचा हुआ है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जेड लिमिटेड. डिपार्टमेंट का क्या बनाना है? जेड लिमिटेड के 3 डिपार्टमेंट है, आपको डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. अज्यूमिंग दैट रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेल इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब सब में प्रॉफिट की रेट क्या है? डिपार्टमेंट ए की सेम है, बी की सेम है, सी की सेम है. अब प्रॉफिट की रेट यूनिफॉर्म है, अपने को डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बनाना है. अब मेरे को एक बात बताओ, आप जब डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग बनाओगे, ट्रेडिंग में पहला फिगर क्या लिखोगे? 2 ओपनिंग स्टॉक. दिख रहा है कि ओपनिंग स्टॉक? यहाँ पर सॉल्यूशन मत देखना, अपना दिमाग लगाना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है अपने को. क्या ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है? क्या तरीका है निकालने का? तो डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा बोलो? 720. इसने सेल किया 6,120 का, स्टॉक अभी भी बड़ा है 600 का. नहीं आया समझ में? डिपार्टमेंट ए की सेल 6,120 है और क्लोजिंग स्टॉक 600 का है, और ओपनिंग स्टॉक घटाओगे तो 720 मिनट क्लोज ओपनिंग स्टॉक आता है. इसी तरह डिपार्टमेंट बी की सेल इतनी और क्लोजिंग इतना मेंटेन है और इतना परचेज है, तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा. सेल में क्लोजिंग स्टॉक जोड़ोगे, परचेज घटा दोगे तो ओपनिंग आ जाएगा ना.
और सी में भी 14,976 में 36 जोड़ दो और माइनस कर दो 14,400, तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। यस और नो? अच्छा, अब ये ओपनिंग स्टॉक आया यूनिट में, क्या ट्रेडिंग में यूनिट वाला ओपनिंग स्टॉक लिखेगी वैल्यू वाला? वैल्यू वाला। अब ओपनिंग स्टॉक की हमको रेट पता है क्या? नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपकी जो प्रॉफिट की रेट है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। अब मेरे पास सेल प्राइस है कितनी है? सुनना ध्यान से, सेल प्राइस कितनी है? अब मैं अगर रेट निकाल लूं, मैं कहीं से प्रॉफिट की रेट निकाल लूं कि भैया 30 रुपए कितना प्रॉफिट कमा रही है ऑर्गेनाइजेशन, और उस प्रॉफिट की रेट को घटा दूं इस सेल प्राइस में से, तो किस पे पहुंच जाऊंगा मैं? आप मेरी बात समझे भाई? अगर मैं इस सेल प्राइस में से प्रॉफिट की रेट को घटा दूं तो मैं डायरेक्ट किस पे आ जाऊंगा? कॉस्ट पे आ जाऊंगा ना? यस और नो? अब सर अगर मैं कॉस्ट पे आ जाऊं इस तरह से, तो प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट का रेट नहीं है मेरे पास। अब दिमाग लगाओ, प्रॉफिट का रेट कैसे निकालें? बताओ कैसे दिमाग लगाना है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सीओजीएस निकालने का तरीका है क्या? क्या करोगे? ओपनिंग स्टॉक कहाँ है? ओपनिंग स्टॉक कहाँ है? वो तो यूनिट निकाले, वैल्यू कहाँ है? अरे ऐसे थोड़ी ना, सब यूनिट में कैसे ले लोगे? सबकी सेलिंग प्राइस अलग अलग है। सब यूनिट में लेके आप डिवाइड करोगे यूनिट की सेल से, तो जीपी रेशियो थोड़ा ना आएगा। क्या करे, दिमाग लगाओ, तो फोकस करो, हो जाएगा आराम से। कंसेप्ट ऐसा है जो आप पढ़ चुके हो पहले। बताओ कैसे करें? अच्छा मेरे को है ना एक बात बताओ, अपन ट्रेडिंग बनाते हैं, इधर क्या लिखते हैं? इधर क्या लिखते हैं? इधर क्या लिखते हैं? इधर क्या आता है? तो इधर क्या आ जाता है? आता ही नहीं आता है। अब अगर मेरे को जीपी रेशियो निकालना है तो मैं क्या करता हूँ बताओ? ऐसे ही करता हूँ। तो ये जीपी इस पे निकलता है। यस और नो? आती बात समझ में? अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, अगर मान लो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं। अच्छा मैं आपसे एक और चीज पूछता हूँ, मान लो ये सेल किस पे होती है बताओ? ये किस पे होता है? ये भी किस पे होता है? और ये भी किस पे होती है? तो ये जो प्रॉफिट है प्योरली इस कारण से? यस और नो भाई? ये जो प्रॉफिट है प्योरली किस कारण से? सेल के कारण से, तभी तो जीपी रेशियो ऐसे निकल रहा है। अच्छा अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं, ये ट्रेडिंग बनाया मैंने लिखी बाय सेल, और मान लो ये भी सेल प्राइस पे लिख दिया मैंने, ये भी किस पे लिख दिया? अब इधर मान लो ये किस पे लिखा मैंने, और ये लिखा लेट से मैंने किस पे? दोनों के अंदर प्रॉफिट रेट यूनिफॉर्म है, तो ये जो जीपी आएगा वो इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। तो अब अगर मेरे को जीपी रेशियो निकालना है तो सुनना ध्यान से, मैं ब्लैक से बना रहा हूं, ये जो फिगर है इस फिगर को इन दोनों से डिवाइड करूंगा तो ही जीपी रेशियो आएगा ना। तो जीपी का फॉर्मूला कोई स्टैंडर्ड ये थोड़ा जीपी अपॉन सेल ही होता है, क्लोजिंग सेल का वाला पार्ट भी इंक्लूड है। सब्जेक्ट टू कंडीशन दोनों पे सेल प्राइस सेम होगा, तो आपका जीपी रेशियो कैसे आएगा बताओ? ये स्टार को मैं इससे डिवाइड कर दूं? यस और नो? बोलो, समझ आती है बात? ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक की सेल प्राइस है क्या? वो तो सेल प्राइस यूनिफॉर्म बोल रहा है, प्रॉफिट रेट यूनिफॉर्म है, तो सर क्लोजिंग स्टॉक की सेल प्राइस तो आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक सेल्स की सेल वैल्यू है मेरे पास में, परचेज का लमसम वैल्यू है 6 लाख, बट प्रॉब्लम है ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं मेरे पास में। ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं मेरे पास, जीपी हो तो ओपनिंग निकल जाए, बट ना जीपी ना ओपनिंग स्टॉक है, तो इस वाले फॉर्मूले से भी काम चलने वाला है नहीं मेरा। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू कहाँ है भाई? कॉस्ट ऑफ वैल्यू निकले ना, कॉस्ट कहाँ है? यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? अब आप बोलो तो स्टॉक हम सेल प्राइस पे ले लें, तो पॉसिबल ही नहीं है।
डेबिट साइड कैसे सेल पे सकते हो आप? भाई ये सेल में से माइनस करोगे कॉस्ट, तभी तो जीपी बचेगा। अब आप अगर ये भी सेल पे ले लोगे, ये कॉस्ट पे चलेगा, ये सेल है ये सेल है, तो जीपी निकलेगा ही नहीं आपका। यस और नो? तो अब सर और दिमाग लगाते हैं, चलो अब एक काम करते हैं सर, इधर जो सेल होती है और इधर जो परचेज है, मान लो हमने सेल किए 6500 यूनिट 40 रुपए की रेट से, ज्यूम करो सेल कितना किया 200 यूनिट क्या रेट से, और अज्यूम करो मैंने परचेज किए 7000 यूनिट 40 रुपए की रेट या 20 रुपए की रेट से। अब समझना, अब मैं अगर इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखता तो कितना क्लोजिंग स्टॉक लिखता बोलो, और किस पे लिखता मैं? कॉस्ट पे लिखता। तो सर ये आ जाता मेरा क्या, और इस जीपी को अगर मैं इससे डिवाइड करता तो जीपी रेशियो बन जाता। ये भी समझ में आता है? बिल्कुल समझ आता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ये नहीं है, नहीं है तो हटाओ इस बीमारी को, तो हटा दो यहां से। मैंने कहा सेल कितना किया, तो मैंने कहा एक काम करो, परचेज 7000 की बुक मत करो, परचेज भी कितनी बुक कर लो। जीपी रेशियो निकालना है ना, रीडिंग में तो परचेज 7000 ही डालूंगा मैं, बट जीपी रेशियो तो ऐसे भी निकाल सकता हूं ना मैं परचेज इतनी ले लूं, सेल इतनी ले लूं, फर्क क्या पड़ना है, अल्टीमेट जीपी रेशियो सेम ही। अच्छे भाई, आपका जीपी का मतलब क्या होता है कि जो आप बेच रहे हो, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि आप सेल में क्लोजिंग स्टॉक जोड़ो और माइनस करो ओपनिंग और माइनस करो परचेज तो ही जीपी निकलता है। जीपी इज योर सेल माइनस परचेज। अब सेल, आप एक चीज देखो, अगर मान लो मेरे को पता है ये मैंने यूनिट सेल किए, सुनना ध्यान से, मेरे को पता है मैंने ये यूनिट सारे सेल किए, बट मैंने परचेज तो ये किए थे ना। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, सेलिंग प्राइस से, तो इन यूनिट की टोटल सेल आ जाएगी ना, टोटल सेल वैल्यू जो मैंने खरीदा उनकी टोटल सेल वैल्यू कितनी होगी, वो इसको जब सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगी ना, कि जो खरीदा उसकी टोटल सेल, और खरीद कॉस्ट 6 लाख है मेरे पास, तो डिफरेंस जीपी आ जाएगा ऑटोमेटिक। भाई जो खरीदा, जो आपने, आप ये ध्यान रखना, क्रेडिट साइड में जो सेल होता है, डेबिट साइड में उसकी कॉस्ट होती है। तो मैंने कहा परचेज की सेल वैल्यू है मेरे पास, भाई जितना मैंने सामान खरीदा वो यूनिट गिवन है, और उसको अगर इनटू सेल प्राइस करूंगा तो परचेज की सेल वैल्यू आ जाएगी, और परचेज किया कितने में, 6 लाख में, तो जीपी रेशियो निकल जाएगा। और एक बार जीपी रेशियो निकला फिर तो बहुत इजी हो गया, फिर तो कॉस्ट पे आ जाऊंगा मैं आराम से। आप मेरी बात समझे नहीं समझे अंजलि, वापस समझो। देखो आप समझो, आप मेरे को है ना सिर्फ एक बात बताओ, हमने कितने यूनिट खरीदे, एक है, बी कितने खरीदे, और सी के, ठीक है। अब अगर ये बिकते, जैसे मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको सिंपल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी अपन जीपी निकालते हैं, इधर जो अपन सेल लिखते हैं ना, मान लो इधर मैंने 7000 यूनिट की सेल लिखी, तो इधर कॉस्ट भी कितने की होनी चाहिए, तो जीपी रेशियो निकल जाएगा। अगर इधर सेल आपने 8000 की लिखी, तो कॉस्ट भी कितने की लिखो, ये जरूरी नहीं आप सेल प्राइस लिखो। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो सेल है उसकी सेल वैल्यू तो है, पर जितने यूनिट सेल किए उसकी कॉस्ट अवेलेबल नहीं है मेरे पास में। जैसे आप देखो, इसमें आपने बेचे कितने यूनिट, फर्स्ट केस में 6120 यूनिट बेचे आपने, बट इस 6120 की कॉस्ट नहीं है। तो हमने ये बोला परचेज की टोटल वैल्यू कितनी है, बताओ बताओ परचेज की टोटल वैल्यू कितनी है, ये टोटल परचेज है, मैंने इधर लिखा सेल्स। अब ये टोटल परचेज मान लो ये 10,000 यूनिट की है, तो आप सेल भी कितने की लिख दो, तो जीपी रेशियो वही आएगा ना आपका। यस और नो? अब आप बोलो सर मैं इधर क्लोजिंग स्टॉक भी लिखूंगा, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे तो फिर ओपनिंग भी लिखना पड़ेगा आपको, अगर ओपनिंग है तो। बट आपने जब परचेज ही 10,000 लिखी तो सेल भी 10,000 की ले लो, तो ऑटोमेटिक जीपी निकल गया आपका। अब मेरे पास में ध्यान दो, देखो आप कैलकुलेटर पे करो, 6000
6,000 इंटू 40, देखो ना कैसे कर रहा हूं मैं, ये 6,000 है, जो यूनिट परचेज की उसकी सेल वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास परचेज की कॉस्ट अवेलेबल है। तो 6,000 इंटू 40 करो, मेमोरी में डालो, 6,000 इंटू 40 एम प्लस करो, फिर 12,000 इंटू 45 एम प्लस करो, 640 एम प्लस, 12,000 इंटू 45 एम प्लस, और 14,400 इंटू 50 एम प्लस, एमआरसी करो। 15 लाख की टोटल सेल आ रही है, और 15 लाख सामान बिकता तो खरीदा कितने पे था? तो 9 लाख का जीपी होता। अपने को जीपी रेशियो निकालना है, जीपी ये नहीं है, आप कंफ्यूज हो, 9 लाख का जीपी नहीं है अपना, मैं तो सिर्फ जीपी रेशियो निकाल रहा हूं। जीपी रेशियो निकालने के लिए मैं परचेज वाले ले रहा हूं। तो बताओ 9 लाख को डिवाइड करो 15 लाख से, कितना आ रहा है जीपी रेशियो? 60% का जीपी रेशियो है। अब 60 का जीपी रेशियो है, सेलिंग प्राइस 40 है, प्लीज में 60% घटाओ, तो 16, 45% घटाओ, 50 में 60% घटाओ, तो ओपनिंग स्टॉक अब कॉस्ट पे निकल जाएगा। अब देखो ध्यान दो, इधर चेक करो, वर्किंग नोट में चेक करना है, इधर सॉल्यूशन में प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, ये प्रॉफिट, ये कौन सी सेल है? ये जो परचेस करी उसकी सेल वैल्यू। समझे? तो जीपी रेशियो कितना आया? अब ये जीपी रेशियो, तो सेलिंग प्राइस में से अपन ने जीपी रेशियो घटाया, तो ये क्या आ गई मेरी? कॉस्ट। ये क्या आ गई मेरी? यस और नो? अब ये कॉस्ट है, तो यूनिट कितने कर दिए? 6, 12, 14, 400 इंटू कर दिया 16, तो ये इंडिविजुअल परचेस कॉस्ट आ गई। और ओपनिंग स्टॉक हमने अभी निकाला, सेल में क्लोजिंग जोड़ दे, ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और क्लोजिंग स्टॉक भी इतने का आ गया। मैं कर रहा हूं क्या? देखो 16, समझ में आ रहा है? बोलो। कॉस्ट 16 रुपए ना, कॉस्ट आके तो यूनिट मल्टीप्लाई कर देना है। अब ट्रेडिंग कैसे बनाओगे? इधर देखो, देखो डिपार्टमेंट ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट थे ओपनिंग के? 720 यूनिट निकाले थे अपन ने पहले केस में, 720 इंटू, सेकंड केस में क्या था? प्रॉफिट रेशियो 45 में 60% घटा दो, तो कॉस्ट कितनी थी? 18, तो इसमें मल्टीप्लाई करो 18, और अगले मल्टीप्लाई कितना करो? 20, देखो 20 से मल्टीप्लाई किया। आई बात समझ में? यस और नो? फिर सेल कितनी है? 6,120, 11,520, अपने को डिपार्टमेंट अलग अलग बनाना, इनटू सेलिंग प्राइस कर दी, देखो ये अपना सेल आ गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना था गिवन है अपने को? 600, 960, 36, इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। और परचेज अपन ने अभी निकाली, सब जो परचेज है उसको सबको कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, परचेज का आ गया, अपना ये जीपी आ गया। चेक करो, करूं क्या? तुम बोलो तो एक बार, पक्का हो जाएगा, है ना? अब इसी पैटर्न पे मेरे को ध्यान है, अनसॉल्व में भी एक क्वेश्चन है, देखो सॉल्व नहीं, एग्जाम में है, चलो एग्जाम वाले में लिखवा दूंगा मैं, हो जाएगा ये वाला। चलो देखो एक बार, डिपार्टमेंट पी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट एस at a profit of 25% on cost and to department Q at a profit of 15% on cost। ध्यान देना, डिपार्टमेंट P क्या करता है? दो डिपार्टमेंट में सामान बेचता है, एक तो S में बेचता है और एक किस में बेचता है? यहाँ पे प्रॉफिट है 25% किस पे, और यहाँ 15% है किस पे? ठीक है, S सेल टू P एंड Q, S बेचता है अगेन P को और एट 20% ऑन सेल, तो यहाँ सेल पे है, और यहाँ 30% सेल पे है, ठीक है। एंड Q सेल टू P एंड S एट प्रॉफिट और 20% ऑन कॉस्ट और 10% ऑन कॉस्ट, ठीक है। डिपार्टमेंटल मैनेजर एंटाइटल टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अब मैनेजर को कितना कमीशन चाहिए?
किस पे? सब्जेक्ट टू अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंट सेल बीइंग एलिमिनेटेड। ध्यान समझना, 10% कमीशन उस नेट प्रॉफिट का मिलेगा जिसमें डिपार्टमेंटल सेल एलिमिनेट हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है ना भाई, आप एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलो हमको 10% कमीशन दे, तो आपस में सेल करे कौन सा कमीशन? तो आपस में जो प्रॉफिट है वो एलिमिनेट करो। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन, अब प्रॉफिट किसके बाद? कमीशन लेस हो गया, बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बट अभी तक क्या एडजस्ट नहीं किया इन्होंने? मतलब इन्होंने मैनेजर कमीशन दे दिया बट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एडजस्ट करना भूल गए। पी का इतना, क्यू का इतना, आर का इतना। स्टॉक अलग अलग डिपार्टमेंट पे इस तरह से था, ये स्टॉक था अलग अलग डिपार्टमेंट का। कैलकुलेट करेक्ट डिपार्टमेंट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन, मतलब अब आपको क्या करना है, इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट स्टॉक में से एलिमिनेट करना है। भाई इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिपार्टमेंट के मैनेजर को 10% कमीशन उस नेट प्रॉफिट पे मिलेगा जिसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंट सेल एलिमिनेट हो जाए। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ। ठीक है सर। प्रॉफिट मैनेजर कमीशन के बाद, अब मैनेजर कमीशन कितना है बताओ? 10% कमीशन किसका है? नेट प्रॉफिट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम सुनना ध्यान से, सुनो मेरी बात। जैसे मान लो, अज्यूम करो नेट प्रॉफिट 100 रुपए का है, समझना, मान लो नेट प्रॉफिट 100 रुपए का है, कमीशन लेट से 10% है, तो आफ्टर कितना बचा? 90। अब मान लो मैं ऐसा बोलता हूं नेट प्रॉफिट 2 लाख का था और ये एक 80 होता। अब ये 2 लाख है नहीं मेरे पास, ये नेट प्रॉफिट किसके पहले था? मेरे को नेट प्रॉफिट कौन सा गिवन है, आप पढ़ो क्वेश्चन में। आफ्टर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट। तो पहले करता हूं मैं सब कैलकुलेशन रिवर्स कर देता हूं। पहले नेट प्रॉफिट बिफोर, जो गलत कमीशन दे दिया उसको हटा दें पहले। अब आप मेरे को एक बात बताओ, डिपार्टमेंट पी का नेट प्रॉफिट कितना है ये चेक करो। देखो पी का, एस का और क्यू का, ये नेट प्रॉफिट किसके बाद है? कितना है? अब मैं अगर इसमें क्या ऐड कर दूं कहीं से निकाल करके, तो मैं उस नेट प्रॉफिट पे आऊंगा जो क्या होगा? यस और नो? और इसमें से मैं क्या घटा दूं जो मेरे को, क्योंकि मैंने गलत अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बिना ही कमीशन दे दिया, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटा दूं तो मेरा ये करेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा और इसका वापस क्या दे दूं मैनेजर को। अब मैं बताओ इसको कैसे ऐड करूं? ये वाला फिगर कितना है मेरा? तो कमीशन कितना था? 10% किसका? अब 10% कौन से नेट प्रॉफिट का था वो पढ़ लो। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 10% डायरेक्ट गिवन है, कमीशन नेट प्रॉफिट। मतलब अगर आप ये मान लो, अपन बिफोर ही माने नहीं गिवन है तो, मतलब अगर ये फिगर 100 होता तो ये कितना होता? तो ये कितना होता? तो मैं इस वाले फिगर पे कैसे आऊं? 90 से डिवाइड करके इंटू कर दो 10, करो कैलकुलेटर, 90,000 अपॉन 90 इंटू 10, 10,000। तो ये फिगर कितना आएगा बताओ? 1 लाख। अब ये 1 लाख आ गया, अब क्या घटाना है इसमें से बताओ? अब सर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, लेकिन हमको पता है पी ने डिपार्टमेंट ने 2 स्टॉक को, स्टोर को भेजा है, एक तो एस को और एक क्यू को। अब एस को सामान क्या रेट पे बेचता है बताओ? 25% किस पे था? कॉस्ट पे। और क्यू को? अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हमको ये पता लग जाए कि एस के पास डिपार्टमेंट पी से कितना सामान आया और पड़ा हुआ है, अभी तक जो बिका, जो बिक गया हो तो ठीक है, वो तो रियलाइज हो गया ना, बट एस के पास ऐसा कितना सामान है जो पी से आया और जो अभी तक बिका ही नहीं है? आप मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं? एस के पास कितना सामान आया जो अभी तक पड़ा और जो बिका नहीं है? बताओ कितना है जो पी से आया? 18। ये एस के पास पड़ा हुआ है। क्यू के पास कितना पड़ा है जो पी से आया? 14,000 रुपए। गिवन है ना आपको? चेक करो भाई, 18 और, अच्छा बताओ ये सेल प्राइस होगी कि कॉस्ट होगी? एस के लिए तो कॉस्ट है ना भाई, एस की तो कॉस्ट है ना ये, और क्यू की ये कॉस्ट है, बट पी की क्या होगी? है भाई पी की तो सेल होगी।
तो सर अगर पी का हमको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है तो 18,000 का 25% लो क्या भाई? पी बोलता है मैं 25% कॉस्ट पे बेचता हूं और पी बोलेगा मेरी सेल 18,000 है। नहीं आया समझ में? सुनो मेरी बात फिर से। डिपार्टमेंट पी ने डिपार्टमेंट एस को कितने का सामान बचा हुआ अभी तक? एस के पास 18,000 सामान पड़ा है जो आया पी से था, और 14,000 का सामान पड़ा है जो पी से आया था। अब ये 18,000 मेरे को बताओ, पी की तो सेल होगी और एस की कॉस्ट होगी ना। तो ये 18,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, जो स्टॉक पड़ा है उसी पे तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा भाई। मान लो इसने पी ने इसको 10 लाख का सामान बेचा और उसने आगे बेच दिया मार्केट में, तो प्रॉफिट आ गया, कोई तकलीफ ही नहीं, उसको तो अनरियलाइज्ड एलिमिनेट ही नहीं करना है ना। एलिमिनेट किसका करना है? जो स्टॉक में पड़ा है। अब ये 18,000 बच्चों खुद सेल प्राइस होगा ना, पी के एंगल से देखो तो इसका 25% निकालूं क्या या अपॉन 125 करूं? तो करो 18,000 अपॉन 125 इंटू 25 3600, और इधर करो 14,000 अपॉन 115 इंटू 15 18। इन दोनों को जोड़ो, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ। अब इसमें से क्या घटा दोगे? इतना पी का था, यस और नो? अच्छा, क्या इतना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ ना। इसी तरह एस कर सकते हैं। अब एस ने किस किस को भेजा है? पी और एस क्या रेट पे बेचता था पी को? 20% किस पे? और क्यू को 30% किस पे? अब बताओ ऐसा कितना स्टॉक है जो पी के पास पड़ा है एस से आया हुआ, और ऐसा कितना स्टॉक है जो क्यू के पास पड़ा है एस से आया हुआ? अब ये दोनों क्या है बताओ? इन दोनों की तो सेल है, इन दोनों की तो कॉस्ट है, और इसकी क्या है? तो इसका डायरेक्ट 20% निकाल लूं, कितना आता है 20%, और इसका 20% कितना? तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इसका हो गया। समझे बात को? यस और नो? तो अब आप देखो, ध्यान दो इधर, देखो 90 में मैंने डिवाइड किया अपॉन 90 इंटू 10 अपॉन 90 इंटू 10 अपॉन 90 इंटू 10, ये फिगर आ जाएगा। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ गया। अब अपन ने क्या लेस कर दिया? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लेस करके करना था, मैंने बताया 5426 कैलकुलेशन। तो ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब कमीशन कितना होगा? मतलब सिंपल अनरियलाइज्ड कमीशन देने का था आपको, जो आप गलत दे चुके थे, तो हटाया आपने, तो कमीशन इतना ही बनता था, करेक्ट प्रॉफिट इतना था। अपन ने अभी इसका निकाला 21,000 रुपए, फिर अपन ने कमीशन हटा दिया, ये करेक्ट प्रॉफिट आ गया, और इस वाले केस में भी है। समझ आया? प्रेजेंटेशन देख लो, करेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, इस तरह अपन ने कॉलम वॉलम बनाया, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लेस किए और वापस करेक्ट प्रॉफिट बताया। इधर वर्किंग नोट में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकाला चेक कर लो, आप अलग अलग निकालना चाहो अलग अलग निकाल लो, ऐसे टेबल बना के कॉलम में पी एस क्यू बनाया, पी एस क्यू इधर बनाया। अब पी का कितना प्रॉफिट है? 3600, 18, 26, ये इसको करना जरूर, देखना मत, हाथ से करना घर जा करके। कॉपी में कराऊं क्या? पक्का हो जाएगा। अब इसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन है अनसॉल्व में, देखो नंबर 2, बिल्कुल सेम पैटर्न है बिल्कुल। एक क्वेश्चन तुम क्या करना, ये जो अभी मैं कर रहा है ना, इसका फॉर्मेट देख के करना, बुक में देख के फॉर्मेट करना घर पे जाके, और इस ये अपने आप करना बिना देखे फॉर्मेट भी। 2 वाला है ना, सेम पैटर्न है बिल्कुल, 2 बिल्कुल सेम, ऐसे फिगर चेंज है। कर लोगे ये वाला? अनसॉल्व क्वेश्चन 1 देखो, ये भी सेम पैटर्न है जो अपन ने अभी ऊपर करा। देखो, डिपार्टमेंट ए सेल गुड्स टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट एंड टू सी एट 20% ऑन कॉस्ट।
अब ए बी को बेचता है 50% कॉस्ट पे और बी सी को बेचता है 20% कॉस्ट पे। बी ए को बेचता है 25% और 15% सेल पे। सी करता है 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अलग अलग स्टॉक ये था। अब डिपार्टमेंट ए से बी में कितना गया? 45,000 का स्टॉक गया। ए से बी में कितना गया और वो कितने प्रॉफिट पे गए? तो अपने को अनलेस प्रॉफिट निकालना है, तो क्या होगा? 45,000 अपॉन 150 इंटू 50, 15। सी पे कितना गया? तो बनेगा 120 इंटू 20। अब अनलेस प्रॉफिट निकालना है, ऐसे कॉलम बन जाएगा, एबीसी इधर और इधर क्या आ जाएगा टोटल। अब आपने अभी निकाला, जैसे ये कितना है 45,000 अपॉन 3, 15,000 आया ना, और ये कितना आया 7। तो ये ए का टोटल कितना हुआ 22,000। इसी तरह 40 और 72। अब बी से ए पे कितना गया? 25% और 15% सेल पे। तो 40,000 का 15% निकालना है, कितना आता है 6,000 डैश। 72,000 का 15% निकालो, कितना आता है 40,000 का 25% निकलेगा ना। 40,000 का बी ए पे 25% सेल पे, तो ये 10 आएगा, सॉरी हाँ 10। और ये कितना आ रहा है 72,000 का 15%, 10,800। तो मिला के कितना हो गया? ऐसे सी का निकल जाएगा। कर लोगे? हो जाएगा ना? तो ये कर लेना होमवर्क। फोर करते हैं। फोर देखो, मेसर्स एक्सेस टू डिपार्टमेंट ए एंड बी प्रिपेयर कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग एंड डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। बनाओ तुम लोग कंसोलिडेट, एक डिपार्टमेंट ट्रेडिंग बनाओ। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी बनाओ फटाफट फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी कॉलमनर फॉर्म में बनाना है ना। ए बी ऐसे। अब सबसे पहले फटाफट ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सारी चीजें लिखो। ओपनिंग स्टॉक लिखो 20 और 12। परचेज लिखो 9268। ओपनिंग स्टॉक 20 12, परचेज लिखो 92 और 68। लिख लिया? वेजेस लिखो, टू वेजेस 12 और 8। टू कैरेज लिखो, कैरेज नहीं क्यों तो इनवर्ड ही मानते हुए चलना है ना। टू कैरेज 2000 2000। वेजेस लिख लो 12 8। बाय सेल बुक कर लो 140 1 12। टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 12,000। टू परचेज 92,000 68,000। टू वेजेस 12,000 8,000। टू कैरेज 2,000 2,000। बाय सेल 140 1 12। ये सारे फिगर लिख दो फटाफट। लिख लिया? ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मत लिखना अभी। लिख लिया? ठीक है, अब आप है ना वन बाय वन चेक करो। इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन है, नीचे पढ़ना आप। यू आर इन्फॉर्म दैट परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर एट देयर रेस्पेक्टिव कॉस्ट। और फिनिश गुड्स किस पे ट्रांसफर हो रहे हैं? मार्केट प्राइस पे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, परचेज गुड ट्रांसफर किए बी ने किसको? ए को। बी ने किसको ट्रांसफर किए? अब मैंने ट्रांसफर किए ए को। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब परचेज गुड ट्रांसफर बाय बी टू ए, तो बी की तो क्या है वो, और ए की क्या है? परचेज है। ठीक है, तो लिखो इधर बाय परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड। यही लिखना सेल के नीचे, बाय परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड। अब तुम ए के अंदर तो बताओ किसने किसको किए बेटा? बी ने ए को किए, तो बी की क्या है वो और ए की क्या है वो?
अब बी की सेल है, तो बी की सेल कितने की हुई? 10,000 की। तो बी के कौन से कॉलम में लिखो? सेल कॉलम में। और इधर इधर भी लिख दो टू परचेज गुड्स। एक ही परचेज है 1000। उसी तरह आगे देखो, ए टू बी 8,000। अब ए ने बी को दिया 8,000, तो इधर ए में 8,000, तो इधर कितना आ जाएगा? उल्टा पुल्टा हो गया ना। तो एक की परचेज दूसरे की सेल, एक की सेल दूसरे की परचेज। इसी तरह बाय फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड। अब फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड कितने हैं बताओ? ए टू बी, ए ने किए बी को, तो ए की क्या है वो, और इधर परचेज हो गई। क्या रिटर्न अपन डायरेक्ट लिख देंगे, अलग अलग लिख देंगे? कर सकते हो, बट अपन डायरेक्ट अलग लिख देंगे ना तो कंफ्यूजन होगी। और इधर लिख दो 40,000, इधर 40,000। अच्छा, ए टू बी कितना रिटर्न है फिनिश गुड्स का? तो ए ने बी को रिटर्न किए 10,000, तो ए की क्या हो गई बताओ? ए ने रिटर्न किए बी को, तो इधर लिखो, एक दोनों तरफ लिख देना बाय रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, तो टू रिटर्न। अब ए की तरफ से कितना रिटर्न है? 10,000। तो ए ने रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न है, और इसने 7,000 का रिटर्न किया है, तो ये एक तरह से परचेज रिटर्न हो गई। और ये कौन सी आएगी इधर डेबिट में? तो ये अपोजिट फिगर लिखो, तो 7 और 10। अच्छा, अब लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक दोनों गुड्स का पड़ा हुआ है, एक तो परचेज गुड्स का ही पड़ा है, एक फिनिश गुड्स का ही पड़ा है। परचेज गुड्स का कितना है? 4,500 और 6,000। और फिनिश गुड्स का कितना है? 24,000 और 16। तो अब निकालो जीपी कितना आ रहा है आपका? 24,000 और 14,000, सॉरी। तो अब निकालो जीपी कितना है आपका? ये कितना आ रहा है? इंडिविजुअल जीपी आया, देखो चेक करो। $38,500 और 46,000 आ रहा है जीपी। अब ये तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग हो गया अपना। अब क्वेश्चन बोल रहा है कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग भी बनाना है आपको। अब एक बनाओ नीचे कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें ये लिख दो बाय जीपी, ये लिखो बाय जीपी, दोनों को जोड़ के लिखो 38,500 और 46,000। कितना आया? टी 84,500। अब ध्यान दो इधर देखो, अब तुम्हें ना एक चीज समझना, देखो ध्यान दो। अब जीपी आ गया, जीपी आ गया। अब जीपी के बाद समझना, अब आप एक बात बताओ, फिनिश गुड्स ट्रांसफर किस पे हुए थे? उनकी कॉस्ट पे। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को करेक्ट जीपी या करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना है तो अनलेस प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, यस और नो? अब आप बताओ फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, चेक करो।
एक तो फिनिश गुड्स का पड़ा है और एक किसका पड़ा है। अब परचेज गुड्स तो किस पे ट्रांसफर होते थे, तो इस पे तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा ही नहीं। बट फिनिश गुड्स किस पे ट्रांसफर होते थे, तो इस पे होगा स्टॉक। यस और नो, इस पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा ना। लेकिन इस डिपार्टमेंट ए का 24,000 का फिनिश गुड्स का स्टॉक था। सुनना एक बार ध्यान से, डिपार्टमेंट ए का 24,000 का स्टॉक था, बट 24,000 पूरा का पूरा बी से आया था क्या, वो चेक करो भाई। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो उस पे होगा जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है। अरे मान लो मैंने मार्केट से किया तो उस पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अब आगे क्या बोल रहा है, 20% ऑफ फिनिश स्टॉक एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड रिसीव फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। मतलब जितना स्टॉक है उसका 20%, जितना स्टॉक है उसका कितना परसेंट ही दूसरे डिपार्टमेंट का स्टॉक है। नहीं बात समझ में भाई, जितना स्टॉक है उसका 20% ही दूसरे डिपार्टमेंट का स्टॉक है। अब बताओ ए में कितना स्टॉक है, फिनिश 24,000, तो इसका 20% 4800 बी से आया, और इसका 20% 2800 ए से आया। अब सर इस 4800 में कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो निकाल लो। सुनो कि इस 4800 में कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है और इस 2800 में कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। गेटिंग माय पॉइंट। सर इस 4800 में कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो कैसे निकालें बताओ। तो प्रॉफिट की रेट होनी चाहिए डिपार्टमेंट ए की, डिपार्टमेंट ए की प्रॉफिट की रेट चाहिए ना मेरे को। यस और नो, और डिपार्टमेंट बी की प्रॉफिट की रेट होनी चाहिए। तो अब लिखो नेक्स्ट वर्किंग, अगला पॉइंट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट रेट या जीपी रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। जीपी रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। अब 3 कॉलम बना लो, पर्टिकुलर्स ए बी। अच्छा अब मेरे को है ना, आप एक सिंपल लॉजिक बताओ, वापस सुनना मेरी बात। आपने जीपी निकाला 38,500, आप बोलो सर इसको डिवाइड किससे कर दे हम लोग, ऑब्वियस सी बात है। बट आप एक बात बताओ, ये ट्रांसफर किस पे हुआ था, कॉस्ट पे। इसकी ये ट्रांसफर किस पे हुआ था, तो ये 35,000 किस पे ट्रांसफर हुआ था, सुना ध्यान से। ये 35,000 किस पे ट्रांसफर हुआ था, ये ट्रांसफर किस पे हुआ था। सेल्स कितनी है डिपार्टमेंट ए की खुद की, 140, और ये दोनों किस पे होगी, यस और नो। तो सर ये जो जीपी आया, ये इस वाली सेल और इस वाली सेल पे होगा, लेकिन रिटर्न से वो तो हटेगा ना, रिटर्न तो जीपी होगा ही नहीं ना। रिटर्न परचेज गुड्स का कि फिनिश गुड्स का, परचेज गुड्स तो कॉस्ट पे चल रहे हैं। तो अब आप लिखो पर्टिकुलर्स ए बी, ए में लिखो आप ऐसे लिखना, गुड्स का। आप समझो फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे ये जो 24,000 का स्टॉक है, इसका 20% दूसरे डिपार्टमेंट का है, तो मैं वही तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल रहा हूँ ना। इसके लिए तो कॉस्ट होगा ना, ए के लिए तो। सेल किसकी होगी वो, सेल तो किसकी होगी आप बताओ ना, सेल तो बी की होगी, इसके लिए कॉस्ट ही है ना। तो आगे देखो, इसकी सेल कितनी है फिनिश गुड्स की, 140 की, 140 की सेल है ना। और ट्रांसफर कितना है, ऐड कर दो ट्रांसफर, कितने का ट्रांसफर है, 35 का। और कितने का रिटर्न्स है, तो अपना नेट सेल्स कितनी आती है, और कितना जीपी है अपना, ये जीपी इसी सेल पे होगा ना। कितना है जीपी रेशियो, बता रहा है।
23%। हाँ ठीक है। अच्छा बी का कितना सेल है? 112। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर सिर्फ फिनिश गुड्स का लेना, क्योंकि बाकी तो कॉस्ट पे है, तो जीपी होगा ही नहीं उस पर। और रिटर्न कितना है? 10,000। इसको पता है वापस करना जा करके, वरना तुम अटक जाओगे इस चीज में। रिटर्न इंटर डिपार्टमेंट में तो कितना आ रहा है ये? और इस पे जीपी कितना है? 46,000। तो जीपी रेशियो निकालो, क्या आ रहा है? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट, अब कितना क्लोजिंग स्टॉक है? इधर 24,000 का 20%, 4800। और इधर कितना है? इधर स्टॉक कितना? 14,000 है। तो 14,000 का 20%। अच्छा बताओ, इधर 4800 पे क्या 23% लगाओगे? 4800 का 23% अनरियलाइज प्रॉफिट है क्या? लिखता हूं अनरियलाइज प्रॉफिट। अब यहां भी ध्यान देना, क्या मैं 4800 का 23% कर दूं? यस और नो? क्या मैं 4800 का 23% कर दूं क्या? यस और नो? बोलो ना। 4800 का 23% कर दें क्या? ध्यान, ये स्टॉक बी का है, ये स्टॉक बी का है ना, तो इस पे रेट क्या आएगी? और इस पे रेट कितनी आएगी? है ना? करो कितना आया, बता रहा है? 4800 का 32%, 15। और 2800 का 23%, 6। दोनों को जोड़ो, दोनों जोड़ो, कितना आता है? हाँ, 21। यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर ओपनिंग स्टॉक भी फिनिश गुड्स का होता ना, तो उस पर भी स्टॉक रिजर्व हटाते। और ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे परचेज गुड्स का ही है। अगर ओपनिंग स्टॉक होता ना फिनिश गुड्स का, तो उस पर भी रिजर्व हटाते हम लोग। तो फिर वो किधर लिखते हैं? यहाँ बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व लिखते। बट यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक फिनिश परचेज गुड्स का है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्या है क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व? बता रहे हैं 21। तो बस टू नेट प्रॉफिट, तो जीपी कर दो, फाइनल जीपी कितना है? फाइनल जीपी तो उसमें माइनस कर दो। क्या है? 82, 82, 20। वैसे क्या कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग मैंने डायरेक्ट ही बना दिया है, बुक में आप देखोगे तो इंडिविजुअल बना रखा है, बट ठीक है वो चल जाएगा एक बार, है ना? मैं आपको बुक वाला पैटर्न भी समझा देता हूँ एक बार आपको। बोलो समझ में आया? अब कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग एक बार इधर बुक का फॉर्मेट देख लेना आप। देखो, सेल लमसम बुक करी, बुक का फॉर्मेट देख लो। सेल कौन सी बुक करी? देखो, 140 112 जोड़ करके, ठीक है? उसके बाद परचेज गुड्स और ट्रांसफर ही किस पे हुए? इंटर डिपार्टमेंट तो वैसे ही भाई, आप इधर देखो कंसोलिडेटेड लिखोगे, मान लो इधर मैं टोटल कॉलम बना था, तो ये कितना लिखता? इधर कितना लिखता टोटल में? और वापस ये भी कितना आता? ये तो नलीफाई हो जाएगा। देखो सुनो मेरी बात, ये सेल क्लियर है, ये आएगा नहीं कंसोलिडेटेड में। कंसोल इंटर तो आएगा नहीं ना, वो आप अगर इंटर डिपार्टमेंट को करोगे तो ऑटोमेटिक नलीफाई होता जाएगा ना वो। आप फिनिश गुड्स भी इधर जोड़ोगे, इधर वापस वो का वही फिगर है।
रिटर्न भी इधर लोगे, इधर होगा वही फिगर है, तो कंसोलिडेटेड तो क्या लिखो डायरेक्टली, सेल और ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज और, तो फाइनल क्या आ गया मेरा? आई बात समझ में? कोई डाउट? हो जाएगा? हाँ बना सकते हैं, बट कंसोलिडेटेड बनाना हो तो इस तरह समझ लेना एक बार जो मैंने बताया, ये स्टडी मटेरियल वाला, बुक वाला ही, बुक वाला ही बनाना है, ठीक है ना? चलो अब आओ तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। मेसर्स सुमन एंटरप्राइजेस 2 डिपार्टमेंट, फिनिश लेदर एंड शूज। अब कंपनी के 2 डिपार्टमेंट है, एक तो लेदर और एक शूज। शूज आर मेड बाय फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ लेदर सप्लाइड बाय लेदर डिपार्टमेंट। अब शूज कौन बनाती है? फर्म बनाती है। लेदर जो कौन सप्लाई करता है? मतलब ये शूज ये बना खुद बनाती है, इस लेदर से बनाती है, एट इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2003। अब लेदर और शूज डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल है, ट्रांसफर गिवन है शूज डिपार्टमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, रेंट, वेयर हाउसिंग, ये फर्दर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। द स्टॉक इन शूज डिपार्टमेंट मे बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% ऑफ लेदर एंड 25% अदर। मतलब ये जो स्टॉक है ना शूज डिपार्टमेंट में, ये 430 का, इसमें 75% तो लेदर का है, ठीक है, 25% दूसरे खर्चे हैं। फिनिश लेदर डिपार्टमेंट अर्न जीपी 15% इन एक दो। एक दो मतलब अभी अपन खड़े हैं 2-3 पे, अभी अपन खड़े हैं 2-3 में, और एक दो में उसने प्रॉफिट कितना कमाया? तो एक दो मतलब पिछला साल, तो पिछले साल का जो रेट है वो किस पे लगेगा? ओपनिंग स्टॉक पे। तो पिछले साल का स्टॉक पे 15% रेट लगेगा। और जनरल एक्सपेंस पूरे बिजनेस के 8.5 लाख है। अब पूरे बिजनेस के 8.5 लाख हैं, ठीक है, मतलब ये आइडेंटिफाइबल खर्चा नहीं है, तो पूरे बिजनेस पे जा रहा है ये। अब बनाना क्या है? एक तो डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग बनाना है, तो करते हैं स्टार्ट, बनाओ फॉर्मेट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, बनाओ वापस वही फॉर्मेट बनाओ, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, लेदर डिपार्टमेंट, लेदर शूज टोटल, टोटल भी बनाना साथ में, पर्टिकुलर लेदर शूज टोटल, लेदर शूज एंड टोटल, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L, लेदर शूज टोटल, पर्टिकुलर लेदर शूज टोटल, फिर क्रेडिट साइड भी पर्टिकुलर लेदर शूज टोटल। देखो टू ओपनिंग स्टॉक, ये ऊपर वाले फिगर तो ऐसे लिखो, 30 20 4 30 टोटल लिखो, 30 20 4 30 का ऐड करके लिखो। टू परचेज 1,50,00,000 2,60,000 टोटल में लिखो। बाय सेल्स लिखो 1,80,00,000 45,00,000 20,000। अब ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट है, तो लेदर की परचेज है, तो बाय ट्रांसफर, पहले तुमने ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक परचेज और सेल लिख दिया गया। ठीक है, अब लिखो बाय ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट, तो फिनिश लेदर में लिखो बाय ट्रांसफर 30,00,000, उसकी सेल है। फिनिश में लिखो बाय ट्रांसफर, क्रेडिट साइड लिखो बाय ट्रांसफर, तो फिनिश में लिखो 30,00,000, और टोटल शूज में डैश कर दो, और टोटल में लिख दो 30,00,000। इधर लिखो टोटल में 30,00,000 लिख लिया। फिर इधर लिखो टू ट्रांसफर, फिनिश में डैश, शूज में लिखो 30,00,000, शूज की परचेज हुई ना, और टोटल में लिख दो 30,00,000। फिर टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, शूज में 5,00,000, टोटल में लिखो 5,00,000।
बाय क्लोजिंग स्टॉक 12-20, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखो 12,20,000 और 5 लाख। तो अब देखो आपका जीपी आता है नहीं आता है, चेक करो जीपी आ जाएगा। स्टॉक रिजर्व सब कॉमन पीएनएल में हटाएंगे हम लोग, यहां नहीं हटाना है। तो जीपी निकाल लो, कितना आ रहा है जीपी? देखो ये जीपी का फिगर आ रहा है 42,08,30 और 50,30,000, ये आ रहा है जीपी। अब वापस जीपी को आगे कैरी फॉरवर्ड करो, 42,08,30 और 50,30,000। निकाल लिया? बोलो भाई जीपी। अब जो डायरेक्ट सर्च है ना, कौन कौन से इनडायरेक्ट वाले, रेंट लिख दो और सेलिंग लिख दो। टू रेंट और टू सेलिंग, तो टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा। रेंट और टू सेलिंग लिखो तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। टू रेंट और टू सेलिंग, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। कितना आता है देखो नेट प्रॉफिट, क्या गया? 35, 50, 470। तो ऐसे से लिखना है, कुछ है ही नहीं इसमें। हो गया? आ गया नेट प्रॉफिट, बताओ। क्या है फिगर? 35, 50, 470। अब तो मेरी बात सुनना, अब आप समझो। अब अपने को एक तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इधर ध्यान देना एक बार, अब सब लोग इधर देखो। एक तो डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, तो डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पीएनएल तो बना लिया, बट अपने को अब लमसम पीएनएल भी बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि स्टॉक रिजर्व हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब लिखो कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट या जनरल पीएनएल अकाउंट। कंसोलिडेटेड पीएनएल या जनरल पीएनएल दो, जनरल पीएनएल अकाउंट। और उसमें ये लिखो बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट ए और बी, सॉरी ए नहीं, फिनिश स्टॉक और लेदर। ये मतलब इस तरह लिखना है, दोनों करके टोटल आउटर कॉलम में। कॉलम नहीं बनाने आपको, इनर कॉलम फिनिश्ड गुड्स और लेदर। और आउटर में लिख दो टोटल। लिख लिया? क्या? अब इधर लिखो, कॉमन एक्सपेंस दिख रहा है आपको? जनरल एक्सपेंस बिजनेस होल 8.5 लाख था, तो लिखो टू जनरल एक्सपेंस 8.5 लाख। अब इधर सुनना मेरी बात, देखो जीपी पिछले साल का 15% था, पिछले साल का जीपी 15% था। ठीक है, अच्छा पिछले साल अपना स्टॉक कितना था? क्योंकि ये लेदर डिपार्टमेंट ही शूज को ट्रांसफर करता था, शूज लेदर को नहीं करता था। इस 430 में 75% लेदर का स्टॉक था, तो लिखो इस जनरल पीएल नीचे लिखो नोट करके ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। जनरल पीएल नीचे लिखो नोट करके ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। तो लिखो 430 इंटू इंटू 15%, ये ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व होगा। यस और नो? कितना आता है? 64 आ रहा है, ये तो यहाँ तो कुछ और दिख रहा है मेरे को। ये नहीं आ रहा है 48375?
क्या रहा है 48, 4 30 का 75 का 15, तो लिखो 48375। तो अब इसको ऊपर जनरल में लिखो बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्रेडिट साइड लिखो बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। इधर डेबिट में ओपनिंग स्टॉक आता है तो इधर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 48375, 48375। ठीक है, अब तुम बताओ करंट ईयर का जीपी की पोजीशन क्या है। अब अपने को जो लेदर डिपार्टमेंट की तरफ शूज की तो मतलब ही नहीं है, कि शूज का तो स्टॉक पड़ा ही नहीं है ना कुछ भी। अब लेदर डिपार्टमेंट का तो लिखो करंट ईयर जीपी ऑफ लेदर डिपार्टमेंट, करंट ईयर जीपी ऑफ लेदर डिपार्टमेंट। अब लेदर डिपार्टमेंट का जीपी 42 लाख का दिख रहा है आपको, डिवाइड बाय, अब अच्छा अब मेरे को बताओ, एक तो 1 करोड़ 80 लाख की सेल है और एक 30 की सेल है, तो 2 करोड़ 10 लाख पे कितना आता है, 20% का जीपी है ना, 20% का जीपी। अब लेदर डिपार्टमेंट का स्टॉक कितना है चेक करो, क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख है, तो 5 लाख का कितना परसेंट हो जाएगा। हाँ हाँ, शूज का, सॉरी शूज का ही चाहिए ना मेरे को। 5 लाख का 75% लेदर का है और उस पर जीपी कितना है 20%, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व आ जाएगा। तो 5 लाख 70% का 20% कितना आता है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। तो लिखो टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 75,000, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 75,000, और ये आ जाएगा टू जनरल नेट, ये आ जाएगा टू जनरल नेट प्रॉफिट। चेक कर लो कितना आ रहा है, समझ में आया। टू जनरल नेट प्रॉफिट, समझ आया। आ रहा है 31433375। हो गया, समझ आया। हो गया, इलेक्शन 3 पे आज। देखो, मेसर्स ओमेगा इज अ डिपार्टमेंट स्टोर हैविंग 3 डिपार्टमेंट XYZ। ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल 3 डिपार्टमेंट की, ध्यान देंगे तो आप लोग। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो जीपी निकल जाएगा। ठीक है, कैरेज इनवर्ड्स 3,000 है। अब ये कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाएगा, बट लमसम गिवन है, कैरेज इनवर्ड कौन से रेशो में चला जाएगा, परचेज में। तो देखो तुम, मैं डायरेक्ट अब इसको डायरेक्टली समझा रहा हूं, देखो इधर ध्यान दो। ओपनिंग स्टॉक देख लेना, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ट्रेडिंग सोल्यूशन से चेक करते जाना। परचेज कैरी इनवर्ड कौन से रेशियो में डाल दिया, नीचे बेस गिवन है, कैरेज इनवर्ड इन द परचेज, तो देखो टू परचेज कैरेज इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो जीपी आ गया, ये जीपी को कैरी फॉरवर्ड किया। अब इनडायरेक्ट में चेक करो 1 बाय 1, कैरीज आउटवर्ड किस में चला जाएगा, सेल्स, तो देखो नीचे कैरीज आउटवर्ड सेल्स, टर्नओवर में चला गया, सैलरी एम्प्लॉय के रेशियो में डाल दी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय गिवन है ऊपर, आप चेक करो। फिर एडवर्टीजमेंट सेल, डिस्काउंट अलाउड सेल, रिसीव परचेज, रिसीव क्रेडिटर से होगा, रिसीव क्रेडिटर से होगा, रेंट रेट, फ्लोर स्पेस, डेप्रिसिएशन, लेबर वेलफेयर, एम्प्लॉयज के रेशियो में, लेबर वेलफेयर एम्प्लॉय के रेशियो में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी और बैड डेप 5% डेटर का, डायरेक्ट गिवन है कितना है, बैड डेप डेटर 5, बैड डेप 5%, डेटर गिवन है आपको 15 10 10।
तो प्रोविजन फॉर कराऊं क्या ये वाला, हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कर लोगे, P&L बनाना है। अब इस पैटर्न पे काम करना, आपका अनसॉल्व 1 हो जाएगा, 2 मैंने बता ही दिया कैसे करना है, थर्ड वाला वही है जो अपन लेदर और वो वाला करा, आप चेक करो। अभी अपन ने क्या लेदर और वो वाला शूज डिपार्टमेंट वाला, थर्ड वाला बिल्कुल सेम पैटर्न। वैल्यू ऑफ स्टॉक इन फर्नीचर कंसिस्ट 75% वुड, 25% अदर एक्सपेंस। पिछले साल का जीपी 15% है, जनरल एक्सपेंस 55,000 है। सेम पैटर्न लेदर शूज वाले का, जो भी किया ना अपन ने, ये होमवर्क कर लेना थर्ड वाला, और फोर्थ का मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूं अभी। अब इसमें जो बाकी है ना, एक टॉपिक बाकी रह गया अपना, ये वाला टॉपिक बाकी है बस, मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप। इसका मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहा हूं, मैंने पूरे दोनों क्वेश्चन करा रखे हैं उस रिकॉर्डेड में, पूरा कंसेप्ट के साथ में। पिछले बैच में मैंने कराया था, पूरा रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है इस वाले का, तो रिकॉर्डेड से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट है पूरा डिपार्टमेंट, ठीक है, हो जाएगा। बस ये पढ़ के आ जाना, तुमको समझ आ जाएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है मेमोरेंडम वाला, मैंने उसमें पूरा समझा रखा है मेमोरेंडम क्या होता है कंसेप्ट, ठीक है ना। मैं रिकॉर्डिंग अभी डाल रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन करा रखा है पूरा मैंने, सेल करो वाला, ये पूरा क्वेश्चन करा रखा है मैंने, है ना। कि उससे ये करने के बाद क्या करना, ये कर लो ना, तो अनसॉल्व इसी पैटर्न का लास्ट अनसॉल्व वो और कर लेना, तो अनसॉल्व हो जाएगा आराम से आपसे, है ना। तो उससे पढ़ लेना बस, ठीक है। बस डिपार्टमेंट कंप्लीट है हमारी तरफ से पूरा। कल अब है ना, मैं तुम लोग क्या करना, कल रिकॉर्ड